एक चीज़ ना मेरे हिसाब से हमको जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, हम सभी इस सृष्टि के रचयिता की महान संतान हैं। हम सभी के भीतर कुछ महान शक्तियाँ छुपी हुई है। अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचानो और उन्हें पोषित करो। हमारे अंदर छुपी हुई क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारने की कोशिश करो। एक सच जीवन में हमेशा याद रखना, आपके अंदर शक्तियां असीमित है, अनंत है। सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। हाय, दिस इज मनोज बिरला एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज व्हाट टू डू आफ्टर 10th एंड 12th। हमारी सीरीज के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आज हमारी सीरीज का 3rd पार्ट है और मैं मनोज बिरला MGCI के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। अभी तक हमने देखा था व्हाट इज MGCI। MGCI क्या है? तो दिस इज द ब्रांड ऑफ साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप का अपना एक अलग ब्रांड है जो वेरियस एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। इसके अंदर हमने 3 सब्जेक्ट देखे थे। पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स, तीसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। और आज की सीरीज में, आज के पार्ट में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट बच्चे क्यों चूज करते हैं? आपने भी बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, आपके आसपास और भी बहुत सारे बच्चों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया होगा। मुझे नहीं पता आपका और उन बच्चों का रीज़न क्या रहा होगा, लेकिन मैं अगर मैक्सिमम बच्चों की बात करूं कि सर मैक्सिमम बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों चूज करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का रीज़न रहता है सर हमें 12th के बाद में मेडिकल फील्ड में जाना है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। मतलब बायो वाला बच्चा ही मेडिकल फील्ड में जा सकता है। अब मेडिकल फील्ड में अगर अपन बात करें कि सर सबसे टॉपेस्ट एग्जाम कौन सी मानी जाती है, सबसे टॉप लेवल की एग्जाम कौन सी है, तो सबसे टॉपेस्ट एग्जाम माना जाता है नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और सरल भाषा में समझे तो आपको अगर किसी भी प्रकार का डॉक्टर बनना है तो हमें नीट की एग्जाम फेस करना पड़ेगी। अब किसी भी प्रकार का डॉक्टर मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं। जैसे हम सबसे ज़्यादा डिमांडेबल डिग्री की बात करें तो कौन सी डिग्री है? MBBS की, जो बच्चे सबसे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। एक डिग्री होती है BDS की, एक डिग्री होती है BAMS की, एक डिग्री होती है BHMS की, एक डिग्री होती है BUMS की। और भी इसके अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। अब सर नीट की एग्जाम देने के बाद में क्या हमें 4-5 प्रकार की डिग्रियां मिलती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा, NTA अपना एक एग्जाम पेपर कंडक्ट करेगा। उस एग्जाम पेपर के अंदर आने वाले मार्क्स डिपेंड करेंगे आपको कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए एडमिशन देना है। एग्जाम पेपर में हमसे क्या पूछा जाएगा? तो एग्जाम पेपर में हमें करना रहते हैं फिजिक्स के टोटल 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के टोटल 45 क्वेश्चंस, देन बायोलॉजी के हमें करना रहते हैं 90 क्वेश्चंस। टोटल 180 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, मतलब 720 मार्क्स का हमारा एग्जाम पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होगा? 720 नंबर का। एग्जाम में एक्चुअली हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं। सेक्शन नंबर A के अंदर 35 क्वेश्चंस रहते हैं, देन सेक्शन नंबर B के अंदर 15 क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन सेक्शन नंबर B के अंदर जो 15 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से कोई से भी 5 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। 50 में से 5 गए, कितने बचे? 45। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, मतलब एक प्रश्न दिया रहता है, उसमें से राइट ऑप्शन पर हमें टिक करना रहता है। अब सर 720 नंबर के एग्जाम पेपर में से कम कितने नंबर लाने पर हमें MBBS कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, MBBS कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा? तो बेटा देखो, हर साल कट ऑफ मार्क्स अलग अलग रहता है, फिक्स नहीं रहता। लेकिन 2022 के अभी तक के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 553 नंबर, OBC स्टूडेंट्स के लिए 550 नंबर, SC वाले स्टूडेंट्स के लिए 424 नंबर, देन ST वाले स्टूडेंट्स के लिए 312 नंबर। अभी तक का कट ऑफ मार्क्स है, इसको फाइनल कट ऑफ मार्क्स नहीं समझना है 2022 का, क्योंकि अभी एक लिस्ट आना और बाकी है। अब सर इससे कम नंबर आते हैं तो क्या हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इससे कम नंबर अगर आते हैं तो हमारे पास में और भी डिग्रियां रहती है। मतलब हम मान सकते हैं कि कैटेगरी वाइज 300 नंबर से लेकर के 720 नंबर के बीच में जितने भी मार्क्स हमारे आ जाएंगे, नाम क्या आगे डॉक्टर, तो
लग जाएगा, मतलब फ्यूचर अपना सेफ है। और पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए। और पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे बोलते हैं हाँ सर बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और हम पढ़ते भी हैं। सर आपको पता हम लगभग 300 दिन पढ़ते हैं 11th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सर हम लगभग 300 दिन पढ़ते हैं 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सर 12th खत्म होते होते हम लगभग 600 दिन पढ़ चुके रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 12th के बाद अगर हम नीट के एग्जाम में बैठते हैं तो उतना आउटपुट निकलता है कि जितना निकलना चाहिए? नहीं निकलता। उसका रीज़न क्या है? देखो मेरे हिसाब से बच्चे 3 सबसे बड़ी गलतियां कर लेते हैं। पहली गलती, सर 11th क्लास कंप्लीट किया, 2 महीने की छुट्टी लगी, मामा जी के घर गए, सब भूल गए। अपने साथ नहीं, सबके साथ में होता है। सर फिर वापस 12th क्लास किया, वापस 2 महीने की छुट्टी लगी, फिर भूल गए। मतलब बच्चे भूल जाते हैं कि छुट्टियों का यूटिलाइज करके रिवीजन भी करना रहता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान समझ लेते हैं, सोशल साइंस। बच्चे रटने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट हैं, और साइंस ग्रुप के सभी सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होते हैं। मतलब आप जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ना, तब तक आगे की पिक्चर क्लियर नहीं होगी। कॉन्सेप्ट को आपने अगर समझना शुरू कर दिया तो फिर अपन नीट के एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। तीसरी बात, दुनिया में याद रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जो मेहनत करता है उसको मिलती है। बच्चों का दिमाग उनको सिग्नल देता है कि बेटा तू 700 पेज की फिजिक्स की बुक को छोड़, एक 70 पेज की गाइड आती है उसमें से पढ़, तो तेरे 12th क्लास में 90% बन जाएंगे। साल की शुरुआत हुई, बच्चे ने बुक को रखा साइड में, बच्चा गाइड में से पढ़ने लग जाता है, तैयारी करता है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके 90% डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन वो 90% आपके किसी काम के नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 90% बना करके घर पर बैठे हैं, 60%, 65% बनाने वाले बच्चों ने उनकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। उसका रीज़न क्या था? बच्चे बुक में से पढ़ते थे। जितना ज़्यादा डीपली जाकर के आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा बुक में से पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करोगे, उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांस आपके बनेंगे, चाहे कोई सी भी एंट्रेंस एग्जाम। और आपको 12th क्लास की गाइड मिल जाएगी, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की कोई गाइड नहीं आती है। गहराई में जाकर के पढ़ना पड़ता है। गहराई में जाकर के पढ़ने की आदत आपने अगर डाल ली तो फिर हम नीट में इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। सर नीट की एग्जाम कठिन होती है क्या? तो बेटा देखो, एग्जाम तो एग्जाम है। एग्जाम का मतलब क्या होता है? परीक्षा। परीक्षा मतलब इम्तिहान। इम्तिहान अगर है तो कठिन तो होगा, लेकिन पहले की तुलना में अगर मैं आज की बात करूं तो नीट का एग्जाम इजी है। पहले क्या होता था, नीट का सिलेबस फिक्स नहीं था। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अलग एग्जाम होता था, आयुष कोर्सेज के लिए अलग एग्जाम होता था। प्रेजेंट टाइम में 11th क्लास, 12th क्लास, एनसीईआरटी आपने अगर क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आपका नीट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब सिलेबस फिक्स है। कोर्सेज की बात करूं तो सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस नहीं, आयुष कोर्सेज भी इसके अंदर इंक्लूड है। पहले की तुलना में कॉलेजों की संख्या भी बढ़ चुकी है। तो नीट का एग्जाम इजी है, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम अपन नहीं बोल सकते हैं। अपनी मेहनत के ऊपर है। मेहनत अगर अपन करेंगे तो कोई सा भी एग्जाम हो ईजी लगता है, नहीं तो फिर 12th का एग्जाम भी टफ होता है। 12वीं भी तो कठिन होता है, लेकिन सरल भी होता है। किसके लिए? जो अच्छी पढ़ाई करता है। सर नीट के एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है क्या? तो बिल्कुल होती है बेटा। नीट के एग्जाम में माइनस मार्किंग, नीट के एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है 4R - 1W। 4R - 1W को हम 1/4 माइनस मार्किंग बोलते हैं। समझ लेते हैं अपन इसको भी। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपने 50 क्वेश्चन कर दिए सही, 30 क्वेश्चन आपने कर दिए गलत, बाकी क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। तो देखो, जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया उसका ना तो नंबर हमको मिलेगा, ना हमारा नंबर कटेगा। बाकी हम फॉर्मूला सेट करके देखते हैं। 4 इंटू राइट हमने कितने किए 50, माइनस 1 इंटू रॉन्ग हमने कितने किए 30। 5 चौक 20, 200 माइनस 30, कितने नंबर आए अपने 170। आना कितने चाहिए थे 200। एक नंबर अगर कम आता है तो बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। मतलब कहना यह है कि गलत क्वेश्चन भी हमें सोच समझ के करना है। माइनस मार्किंग होती है नीट के अंदर। सर नीट में सिलेक्शन का सीक्रेट क्या है?
देखो नीट में सिलेक्शन का सीक्रेट मैंने तो निकाल के देखा तो मुझे तो एक ही सीक्रेट मिला बेटा, नीट में सिलेक्शन का सीक्रेट है सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट। सब्जेक्ट का नॉलेज जितना ज़्यादा बढ़ाओगे सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ है क्या नीट के अंदर? कुछ भी नहीं है। आप भूल जाओ नीट के एग्जाम को, आप सिर्फ ध्यान रखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करना आपने अगर शुरू कर दिया तो नीट में सिलेक्शन पक्का है। बाकी सिलेबस फिक्स है, 11th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी दोनों को कंप्लीट करना है। अगर बच्चे तैयारी करते हैं तो 1 साल का टाइम रहता है। 1 साल के टाइम में 11th क्लास का पोर्शन भी कवर करना है, 12th क्लास का पोर्शन भी कवर करना है। आपने अगर 11th और 12th क्लास में अगर अच्छे से तैयारी कर ली है, डीपली जाकर के पढ़ा है, तो फिर 1 साल के टाइम में हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के एडवांस लेवल तक अपन बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। अब एक चीज हमको क्लियर हो गई है, नीट में सिलेक्शन का सीक्रेट है सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट। मतलब हम अगर किसी भी कोचिंग क्लास में एडमिशन लेंगे तो काहे के लिए लेंगे? सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के लिए लेंगे। अब सब्जेक्ट को इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर अपन कोचिंग क्लास में एडमिशन लेते हैं तो कोचिंग क्लास के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं लेवल वाइज। इसको समझना बहुत ईजी, आपको समझ में आ जाएगी नीट के एग्जाम का क्या रहता है। MGCA की अपन बात कर रहे हैं। देखो कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम लो, चाहे जेई का एग्जाम लो, कोई सा एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम ले लो आप, हर एग्जाम के अंदर उस एग्जाम की 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है A लेवल जिसको हमने बोला बेसिक लेवल, एक होता है B लेवल जिसको हम बोल सकते हैं मीडियम लेवल, एक होता है C लेवल जिसको हमने नाम दिया है टॉप लेवल, और एक होता है D लेवल मतलब डिफिकल्ट लेवल, टफ लेवल। कोई सा भी एग्जाम हो ये 4 लेवल होते हैं। उदाहरण के लिए अपन समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12th का फिजिक्स का पेपर अपन देते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन से क्वेश्चन मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो लगभग सभी बच्चों से बन जाते हैं। वो कौन से लेवल के रहते हैं? बेसिक लेवल के। उसके ऊपर अपन जाते हैं तो 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, छोटे छोटे उत्तर हमें लिखना रहते हैं। कौन से लेवल के रहते हैं? मीडियम लेवल के। फिर अपन ऊपर देखते हैं तो 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं जो रहते हैं टॉप लेवल के। और सबसे लास्ट में आपको एक ही क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो रहेगा डिफिकल्ट लेवल का, जिसकी मार्किंग रहती है 7 नंबर 8 नंबर, जो हर बच्चे से नहीं बनता। कौन से लेवल का रहता है? डिफिकल्ट लेवल का। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अगर नहीं करोगे तो क्या आपके 12th के फिजिक्स में मार्क्स कम आएंगे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या आपके 12th क्लास में परसेंट अच्छे नहीं बनेंगे? ऐसा भी नहीं होगा, अच्छे परसेंट बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि अपनी क्लास के अंदर रैंक नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? रैंक नहीं लगेगी। अब इसी तरह से नीट में भी है, 4 लेवल होते हैं, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट बेसिक लेवल को और डिफिकल्ट लेवल को दोनों को एक साथ कवर नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि नीट का सिलेबस बड़ा होता है। या तो बेसिक लेवल को छोड़ देंगे या तो फिर डिफिकल्ट लेवल को छोड़ देंगे। और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हैं वो क्या करते हैं? बेसिक लेवल को छोड़कर डिफिकल्ट लेवल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? उसका कारण है रैंक। रैंक आती है उससे। और गलती उनकी भी नहीं है, गलती अपनी बोल सकते हैं अपन, पेरेंट्स की गलती बोल सकते हैं, बच्चों की गलती बोल सकते हैं। क्योंकि जब एडमिशन के लिए हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? रैंक। MGCA की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, बच्चों को बेसिक लेवल से उठाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। सीधी बात है भैया, यार ABCD नहीं आएगी तो अपन इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बच्चों को टॉप लेवल तक ले जाते हैं, टॉप के कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं। रैंक के पीछे भागते नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल बच्चों को पढ़ाते नहीं। आप अगर कोचिंग में जा करके बोलोगे सर मुझे पूरे भारत के अंदर रैंक लगाना है, तो कोचिंग में बोल देंगे सर माफ़ करना, हमारे यहाँ पर रैंक नहीं लगेगी। पर आप अगर बोलोगे सर मुझे मध्य प्रदेश के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, सर मुझे एम्स में जाना है, तो आप एडमिशन लीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं हर साल बच्चे MGM कॉलेज इंदौर, GMC कॉलेज भोपाल, एम्स रायपुर तक भी बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को बेसिक लेवल से उठाओ, टॉप लेवल तक ले जाओ, टॉप के कॉलेज में एडमिशन दिलाओ। MG कोचिंग की ये पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी अगर अपन बात करें कि कोचिंग क्लास में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए,
तो देखो किसी भी कोचिंग क्लास में अगर अपन एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले मेरे हिसाब से देखा जाना चाहिए कोचिंग का रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट अच्छा है, उसका रीजन क्या है? एक्सपीरियंसेस फैकल्टी, कोचिंग के अंदर टीचर फैकल्टी को अनुभव होना चाहिए। नया टीचर कभी भी हमको नीट में सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, टीचर को पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। रेगुलर क्लासेस होना चाहिए, मतलब क्लास के अंदर रेगुलरिटी होना चाहिए। छुट्टी आ गई मतलब अपना जीवन खराब हो गया, छुट्टी नहीं होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए क्लास के अंदर। स्टडी मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। स्टडी मटेरियल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है आपकी नीट की प्रिपरेशन में। मतलब मैंने देखा है आपका 100% देने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं अगर आपके पास में सटीक स्टडी मटेरियल नहीं है तो। बच्चे गलत कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, पूरे साल तक बच्चा अपना 100% देता है, लास्ट में जब एग्जाम देने के लिए जाता है कुछ क्वेश्चन बच्चे से नहीं बनते तो बच्चा वापस कोचिंग में जाकर बोलता है कि सर ये क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं। तो कोचिंग वाले बोल देते हैं बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस था, जबकि आउट ऑफ सिलेबस पेपर कभी नहीं आता, वो सिस्टम ही आउट ऑफ सिलेबस था जहाँ पर उस बच्चे ने एडमिशन लिया था। स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी एग्जाम में। टेस्ट हमारे टाइम टू टाइम होना चाहिए, टेस्ट होगा तभी हमको पता चलेगा एक्चुअल में हमारा लेवल क्या चल रहा है। डाउट सोल्व होना चाहिए, डाउट सोल्विंग बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे रहते हैं जिनका आपस में रिलेशन रहता है। आपका अगर एक चैप्टर क्लियर नहीं है तो आगे के चैप्टर आपको क्लियर नहीं होंगे। डाउट हमारे सोल्व होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी फैसिलिटी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि रूम पर, घर पर, हॉस्टल में रह करके बच्चे से पढ़ाई नहीं होती है। इन्वायरमेंट में रह करके बच्चा पढ़ता है तो उसकी बात अलग रहती है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे का लेवल अलग रहता है पढ़ने का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का पढ़ने का लेवल अलग रहता है। क्लासेस अलग अलग होना चाहिए। ये कुछ फैसिलिटीज़ मेरे हिसाब से एक कोचिंग क्लास के अंदर होना चाहिए। और आप अगर किसी भी कोचिंग क्लास में एडमिशन लेते हो या फिर अपने बच्चों को दिलवाते हो तो ये फैसिलिटीज़ सबसे पहले देखना चाहिए। MGCI की अगर अपन बात करें तो MGCI में सबसे पहले रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 सालों से लगातार 613 प्लस रिजल्ट देने वाला इंदौर का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी इंदौर के अलावा कहीं और ब्रांच नहीं है। ध्यान से सुनना, मैंने 2 चीज़ें बोली हैं। 613 प्लस पिछले 4 सालों से लगातार, मतलब 1 साल किस्मत से रिजल्ट आ सकता है, 2 साल आ सकता है, लेकिन 4 साल से आ रहा है मतलब टीचर मेहनत कर रहे हैं। हर साल बच्चे टॉप के कॉलेजेस में जाकर के एडमिशन ले रहे हैं। इंदौर के अलावा कहीं और ब्रांच नहीं है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई। फॉर एग्जाम्पल कोई सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका मेन ब्रांच कहाँ पर है? ए जगह। अच्छे टीचर कहाँ पर हो सकते हैं? ए जगह। रिजल्ट कहाँ से अच्छा निकलता है? ए जगह से। पब्लिश कहाँ पर होता है? पूरे इंडिया में। पढ़ना कहाँ पर है? इंदौर में। भाई सिंपल सा मेरा कहना है कि जिस सेंटर पर रह करके हमको तैयारी करना है उस सेंटर की फैसिलिटीज़ और क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंदौर में आप अगर देखने के लिए जाओगे तो पिछले 19 सालों से इंदौर पहुंचने वाले बच्चों की मेंटेलिटी को पढ़ना, उसके ऊपर वर्क करना और बच्चों का रिजल्ट प्रोड्यूस करना MGCI बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि 2005 से कंटिन्यू रन कर रहा है इंदौर के अंदर। रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छा होने के कुछ रीजंस रहते हैं। मैं अगर कोचिंग में टीचर फैकल्टी की बात करूं तो हर टीचर को कम से कम 12 से 15 साल का अनुभव आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ही कोचिंग मेंटेन करती है, पहली बात। दूसरी सबसे अच्छी बात कोचिंग की ये है कि सभी टीचर फैकल्टी फुल टाइम है। फुल टाइम का मतलब ये है कि उनको 8 से 9 घंटे की ड्यूटी करना है। बाकी जगह आप जाकर देखोगे तो टीचर आते हैं, लेक्चर लेते हैं, चले जाते हैं, दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, मतलब उनके दिमाग में एक कोचिंग के बच्चे हैं क्या? नहीं है। लेकिन MGCI के टीचर्स के पास में सिर्फ किसके बच्चे हैं? MGCI के। रिजल्ट किसका प्रोड्यूस करना है? सिर्फ MGCI का। और तीसरी सबसे अच्छी बात, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 से 4 फैकल्टी। एक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 फैकल्टी है। सभी टीचर फैकल्टी को 12 से 15 साल का अनुभव है और सभी टीचर फुल टाइम है, मतलब एक परिवार बना हुआ है। और एक जिसको बोलते हैं ना कि गोल्डन क्वालिटी MGCI की, सबसे गोल्डन क्वालिटी MGCI की टीचर फैकल्टी का सिलेक्शन। जब टीचर फैकल्टी अपॉइंट होती है कोचिंग के अंदर तो उन्हें 3 फेज पार करना रहते हैं। पहला फेज, एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। टेस्ट में मार्क्स अच्छे होना चाहिए। उसके अंदर ये देखा जाता है टीचर के अंदर नॉलेज कितना है। दूसरा, जब टीचर आते हैं तो उनका
एक डेमो होता है, मतलब क्लास में सभी टीचर फैकल्टी कोचिंग के अंदर जो अवेलेबल है बैठे हैं और कोई सा भी एक टॉपिक दिया रहता है जिससे उस टीचर को एक्सप्लेन करना रहता है। मतलब टीचर का एक्सप्लेनेशन पावर कितना है। एक्सप्लेनेशन पावर अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे टीचर्स के पास में नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाना ही एक टीचिंग है, और टीचिंग मेरे हिसाब से एक आर्ट है। तीसरा जो फेस रहता है 2 दिन की क्लास, मतलब जब नया टीचर आता है तो 2 दिन की बच्चों की क्लास लेते हैं। 2 दिन की क्लास लेने के बाद में MGCI के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चों के अंदर नॉलेज कितना पहुंचा है, टीचर के अंदर नॉलेज कितना है, ये सेकेंडरी मैटर है। अगर टीचर बच्चों तक नॉलेज नहीं पहुंचा पा रहा है तो वो टीचर नहीं है। सबसे गोल्डन क्वालिटी मुझे MGCI की लगती है, टीचर फैकल्टी का सपोर्ट बच्चों को बहुत अच्छे से मिलता है और प्रॉपर तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं। सिंपल सी बात है भैया, अगर डायरेक्टर सर एक कोचिंग को मैनेज करेंगे तो सिंपल सी बात है बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 जगह कोचिंग फैली हुई है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोचिंग फैली हुई है, तो प्रॉपर तरीके से मैनेज थोड़ा ना होगी। मुझे तो ये पता है कि मेरे पास अगर एक दुकान होगी तो मैं बहुत अच्छे से देखभाल कर लूँगा उसकी, लेकिन अगर मेरे पास में 100 दुकानें होगी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। टीचर फैकल्टी बेस्ट मिलती है आपको कोचिंग क्लास के अंदर। बच्चों की अगर मैं बात करूं रूटीन क्या रहता है, तो बच्चों का रूटीन रहता है बेटा सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्लास रहेगी, या तो फिर 2 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक क्लास रहेगी। कितने घंटे की क्लास रहती है? 6 घंटे की बच्चों की डेली क्लास चलती है, जिसमें 4 लेक्चर बच्चों के डेली चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी के दोनों अलग से लेक्चर चलते हैं, बहुत सारी जगह आपको 3 लेक्चर देखने को मिलेंगे। 4 लेक्चर बच्चों के डेली चलते हैं। मंडे टू सैटरडे बच्चे की क्लास रहती है। क्लास खत्म होने के बाद या फिर स्टार्ट होने के पहले अगर बच्चा चाहता है कि सर मैं कोचिंग में बैठकर स्टडी करूं, तो उसके लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी कोचिंग खुद प्रोवाइड करती है। मतलब MGCI खुद चाहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पर करें? कोचिंग के अंदर। उससे क्या फ़ायदा होता है? टीचर ने जो पढ़ाया उसका एक बार डबल से रिविज़न करना, क्योंकि एक बार पढ़ाने से आज तक दुनिया में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो बोलते हैं ना कि IIT इज़ अ गेम ऑफ माइंड बट नीट इज़ अ गेम ऑफ टाइम। समय का खेल है। दूसरा काम, जब बच्चे को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो हर चैप्टर के पीछे कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन रहते हैं टॉपिक वाइज। बच्चा बैठ करके क्वेश्चन सोल्व करता है। अगर सेल्फ स्टडी करते टाइम या फिर क्वेश्चन सोल्व करते टाइम किसी भी प्रकार का डाउट बच्चे को आता है तो बच्चा उठ के जाता है डाउट क्लिनिक में और वहाँ पर जाकर के टीचर फैकल्टी से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेता है। मतलब डाउट क्लिनिक अलग से बना हुआ है जहाँ पर टीचर फैकल्टी टाइम टू टाइम अवेलेबल रहती है। डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बताया 11th और 12th क्लास के बहुत सारे चैप्टर ऐसे जिनका आपस में रिलेशन है। आपको अगर एक चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आगे के चैप्टर आपको क्लियर समझ में नहीं आएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन रुका पड़ा है। मंडे टू सैटरडे बच्चों की क्लास रहती है। क्लास खत्म होने के बाद में बच्चा कोचिंग में बैठ करके आराम से तैयारी कर सकता है अपनी। बाकी अगर मैं बात करूं टेस्ट की, तो मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी। संडे के दिन बच्चे का प्रिपरेशन लीव रहेगा, फिर वापस मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी, फिर बच्चे का होगा टेस्ट। मतलब हर 15 दिन में बच्चे का एक टेस्ट होता है। सपोज करो आपका फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है। फिजिक्स में आपने 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक पढ़ा है ग्रेविटेशन, SHM, कोई सा भी एक चैप्टर समझ लो। 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आपने अगर ग्रेविटेशन पढ़ा है तो 15 तारीख को जो टेस्ट होगा किसमें से क्वेश्चन पूछेंगे? सिर्फ ग्रेविटेशन में से। इससे क्या फ़ायदा होगा? बच्चा पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से भी क्वेश्चन मेकिंग करना सीख जाएगा। बाकी हाउ टू क्वेश्चन मेकिंग कैसे करते हैं, उनको सोल्व कैसे करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को क्लासरूम स्टडी के टाइम पे टीचर्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सपोज करो आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के 14 दिन बाद आपका टेस्ट हुआ। टेस्ट में आपके नंबर आए 300। आपका पढ़ाई करने का तरीका था एक दिन में आप 5 घंटे पढ़ाई करते थे, आप एक दिन में 50 क्वेश्चन सोल्व करते थे। आपको पता है 300 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कम से कम कितने नंबर लाना पड़ेगा? तो भाई टारगेट तो हमको 600 नंबर का बनाना ही पड़ेगा ना, तब जाकर के 580 नंबर 570 नंबर आएंगे। अब आपको दिख रहा है कि 600 नंबर अगर हमको लाना है तो 5 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, 50 की जगह 100 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। अब बच्चे ने अगर 15 दिन बाद ही उसका पढ़ाई करने का तरीका चेंज कर दिया तो आप भी समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में बच्चे का रिजल्ट कैसा रहेगा। बच्चे का 2 महीने का सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद में बच्चे का एक मेगा टेस्ट होता है जिसमें कोचिंग के सभी बच्चों की लिस्ट लगी रहती है, कौन से बच्चे ने कौन से रैंक गेन की है कंपटीशन के लिए। पहले पूरा फोकस सिलेबस के ऊपर रहता है।
एडवांस और एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में जो क्लासेस चलती है उन क्लासेस के थ्रू बच्चों का रिवीजन होता है। पहले पूरा फोकस सिलेबस के ऊपर रहेगा, पूरे सिलेबस का एक बार डबल से रिवीजन करेंगे। रिवीजन खत्म होने के बाद में अप टू एग्जाम बच्चों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है और टेस्ट सीरीज के अंदर कम से कम 15 से 20 टेस्ट बच्चों को ऐसे मिलते हैं जिनका लेवल रहता है नीट की एग्जाम का। मतलब मेन एग्जाम देने से पहले कम से कम 15 बार 20 बार बच्चे को कोचिंग में बैठ करके नीट की एग्जाम देना है। पर टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि MGCI जानता है बच्चा जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसके पास में ना तो टीचर फैकल्टी है, ना तो उसके पास में पेरेंट्स बैठे हैं, ना तो उसके पास में कोचिंग क्लास है। उसके साथ क्या रहेगा, तो बच्चे के साथ सिर्फ रहेगा उसके अंदर का नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस। नॉलेज कहाँ से आएगा, डेली अपनी क्लास अटेंड करो, छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं टीचर फैकल्टी के पास जाकर के क्लियर करो। प्रैक्टिस कहाँ से आएगी, टाइम टाइम पर अपने टेस्ट दो, ऑटोमेटिक बच्चों का रिजल्ट निकलता है। स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं, आप खुद भी समझ सकते हो, एक सब्जेक्ट के लिए 4 फैकल्टी है, चारों फैकल्टी अगर 8 से 9 घंटे की ड्यूटी करती है। आप अगर कोई टीचर लेक्चर लेंगे तो कितने लेक्चर, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर बहुत होते हैं। एनर्जी लेवल भी तो कोई चीज़ होती है ना। बाकी 4 घंटे बैठ कर क्या करेंगे, तो या तो बच्चों के डाउट सोल्व करेंगे या तो फिर स्टडी मटेरियल को डेवलप करेंगे। सटीक स्टडी मटेरियल कोचिंग में बच्चों को मिलता है। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन सी बुक मेरे लिए बेस्ट रहेगी। तो बेटा मैंने बच्चों को MSc की बुक्स में से भी पढ़ते देखा है, लेकिन मेरा कहना ये है कि कोचिंग के अंदर एक्सपीरियंसेस फैकल्टी अगर अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके स्टडी मटेरियल को डेवलप कर रहे हैं, तो आप अगर MGCI की स्टडी मटेरियल में से भी स्टडी करोगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है कोचिंग के अंदर। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस सेपरेट चलती है। और अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं तो बच्चों का जब टेस्ट होता है तो टेस्ट देने के बाद में पेरेंट्स के पास में मैसेज जाता है, आपका बच्चा टेस्ट में बैठा था, इतने नंबर का टेस्ट हुआ था, उसमें से बच्चे ने इतने मार्क्स गेन किए हैं। जब एडमिशन होता है बच्चे का एक ID नंबर जनरेट होता है। ID नंबर अपन जब वेबसाइट पर, कोचिंग की वेबसाइट पर जा करके डालते हैं तो वहाँ से हमें पूरा रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चल जाती है अपन कौन से टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए थे। मतलब पेरेंट्स घर पर बैठे बैठे बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। बच्चा जब कैंपस के अंदर आता है उसका फेस स्कैन होता है, पेरेंट्स के पास हैंड टू हैंड मैसेज चला जाता है, आपका बच्चा सेफली कोचिंग के अंदर पहुँच चुका है। बच्चा 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा माइंड से एकदम फ्री होकर के स्टडी करता है। घर वाले भी एकदम टेंशन फ्री रहते हैं। 10 घंटे पढ़ता है बच्चा, 9 घंटे 8 घंटे पढ़ता है, उसके बाद में वापस जब निकलता है, वापस फेस स्कैन हुआ बच्चे का, अपने रूम पे, हॉस्टल में या फिर अपने घर पे पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाता है। घर पर रहते रहते अपन बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। एयर कूल्ड पूरा कैंपस है, सफोकेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी सीजन में बच्चा ईजिली बैठ करके तैयारी कर सकता है। एंड्रॉयड फ़ोन ना तो अपने लिए अलाउ रहेगा ना दूसरे बच्चों के लिए अलाउ है। मतलब हम भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई भी हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। पूरा इन्वायरमेंट जो है वो स्टडी का है। CCTV कवरेज है पूरा एरिया, सेंट्रल साउंड सिस्टम के द्वारा बच्चों को मॉनिटर किया जाता है। मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, आपको इंदौर के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट में देखने को नहीं मिलेगी, गारंटी ले लो आप। चाहे रिजल्ट देख लो, चाहे फैसिलिटीज़ देख लो, चाहे टीचर फैकल्टी का एक्सपीरियंस देख लो, चाहे टीचर फैकल्टी की क्वालिटी देख लो, चाहे टीचर फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका देख लो, हर चीज़ में MGCI बेस्ट आपको मिलेगा। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है डायरेक्टर सर खुद मैनेज करते हैं कोचिंग को। मैंने आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। एक खुशी की बात हम सभी के लिए है, MGCI का एक सेंटर पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। बच्चों का बहुत सारा प्यार मिला, पेरेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में MGCI का दूसरा सेंटर गीता भवन पर स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आप सभी को बधाइयाँ। और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, देखो नीट में अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपकी 17 साल एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 ईयर दी हुई है। 12th क्लास में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। 12th क्लास में परसेंट 45-50% आपके होना चाहिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको अगर लगता है कि सर हम नीट की एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं
जो अपना इंटरेस्ट अलग रखते हैं। तो आपको अगर लगता है कि सर हम मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं तो नॉर्मल बीएससी करने से अच्छा है बेटा अपन एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में भी अच्छा स्कोप है। इसके जस्ट लास्ट वाला वीडियो जो था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उसमें एग्रीकल्चर के बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। नीट के 85% लेवल को टच करता है। तो आपको अगर लगता है कि हम मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हो, उसमें ICAR की तैयारी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी सीरीज़ के लास्ट वीडियो में।